हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आपने अक्सर अपने भैया दीदी को ये कहते हुए सुना होगा कि जो क्लास 9th होता है ना, वो 10 से भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो क्या ये सच है कि 9th जो 10 से ज्यादा मुश्किल है? और अगर सच है तो फिर 9th को बाद में क्यों नहीं किया गया, 10th को पहले कर देना चाहिए था। तो इसकी क्या सच्चाई है और क्या वाकई में ये मुश्किल होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं, ताकि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी मिल सके। देखो, ये तो बात सही है कि जो 9th है वो मुश्किल तो है, लेकिन ये नहीं कह सकता हमने कि 10th से मुश्किल है, क्योंकि 10th में आपके पास एक अलग सा प्रेशर रहता है। क्या प्रेशर रहता है? बोर्ड एग्जाम्स का, कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर करने हैं। ऑल ओवर इंडिया के आपको स्टूडेंट वहां पर देख रहे होंगे। अभी 9th में तो क्या होता है कि केवल आप अपने स्कूल में कंपटीशन करते हो, लेकिन 10th में आपको पूरे अपने स्टेट में, पूरे इंडिया में कंपटीशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ 3 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, जिसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि जो 9th है वो 10th से ज्यादा मुश्किल है। इसमें पहला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दो। इसमें क्या होता है कि सिलेबस इंक्रीज हो जाता है। जैसे आपने देखी होगी कि क्लास 8 में जब मैं आर एस अग्रवाल की बुक पढ़ाता था, ब्लू कलर की पतली सी बुक रहती थी। अब मैं जब क्लास 9th में पढ़ा रहा हूँ आपको वही बुक आर एस अग्रवाल की, तो वो कितनी मोटी हो गई है। मुझे लगता है कि 3 गुना ज्यादा सिलेबस हो गया केवल मैथ का। उसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट में अगर देखूं मैं, तो साइंस में भी पहले एक बुक से काम चल जाता था, केवल एक ही बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों दिए रहते थे। लेकिन 9th में आने के बाद क्या होता है कि वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। बड़े बड़े हमारे पास 3 पार्ट्स हो जाते हैं। एक मोटा सा बुक हो जाएगा केमिस्ट्री का, एक अलग से फिजिक्स का, एक अलग से बायोलॉजी का हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट में कुछ उसी तरीके से हमको देखने को मिलता है, हिस्ट्री वगैरह में भी। तो क्या होता है कि जब सिलेबस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ना, तो बच्चे को आदत रहता है आराम से कम खाना खाने की, और अचानक से उसके सामने बहुत सारा खाना रख दिया जाता है। तो उसको डर तो लगेगा ही ना कि अरे भाई, ये मैं पढ़ता इतना आसान था और अचानक से सारी चीज एकदम चेंज होकर के इस टाइप से आ गई। पहले मैं एक्स मान करके सॉल्व करता था, अब मेरे को अल्फा और बीटा मान करके सॉल्व करना पड़ता है। ये अल्फा और बीटा क्या होते हैं? तो बहुत सारी चेंजेस हो जाती है। सिलेबस का इंक्रीज होने की वजह से भी बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारा जो 9th का जो सिलेबस है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल है। जबकि क्या होता है कि जब बच्चा 9th से 10th में जाता है, तो उसको उतना ज्यादा जो बुक है पढ़ने का आदत हो जाता है। 9th से 10th में जाने के बाद 9th की भी अगर आप आर एस अग्रवाल की बुक देखोगे और 10th की आर एस अग्रवाल की बुक जो है, दोनों को अगर कंपेयर करोगे, तो मेरे हिसाब से 30% ज्यादा सिलेबस है 10th वाले में। ठीक है, एनसीईआरटी वगैरह भी आप कंपेयर करो तो बता सकता हूँ मैं। बाकी मैं मेन आपको आर एस अग्रवाल चूंकि पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इसके बारे में पूरी अच्छी जानकारी है कि हमारा 8 के बाद जो 9th है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और 9th के बाद 10th जो है वो उतना ज्यादा हाई नहीं होता। वो एक लिमिट, यानी कि अच्छे आप कह सकते हो पोजीशन पे हाई होता है। इसलिए बच्चों को ऐसा लगता है कि चलो 10th जो है वो इजी लग रहा है, और 9th में आने के बाद तो लगता है कि अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा सिलेबस इंक्रीज हो गया, तो वो मुश्किल लगने लगता है। तो पहला कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण होता है टाइम मैनेजमेंट का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिलेबस कम रहता है, तो बच्चों को थोड़ा सा कम समय देना रहता है। मैथ को मान लो आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लिए तो बहुत है। 1 घंटा अगर कोई बच्चा मैथ डेली पढ़ रहा है क्लास 8 में, तो एकदम मस्त उसका पेपर जाएगा, यानी कि 100 में 100 ला सकता है। लेकिन जब यहाँ 9th में आता है, तो 1 घंटा में तो 2-3 क्वेश्चन बनाता है। रेशनलाइजेशन अगर चैप्टर पढ़ रहा है, तो उसी में उसका खेल खत्म हो जाएगा। 1 घंटा तो पता ही नहीं चलेगा कि कब उसने रेशनलाइज करना सीखा, कौन से टर्म का कब मल्टीप्लाई करना है, रूट वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर जब हमारे पास टाइम इतना ज्यादा कम लगने लगता है हमको, तो इस वजह से भी लगता है कि 9th जो है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना 8 के बाद 9th में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप एक अपना पर्सनल एक नॉर्मल सा टाइम टेबल बनाओ। देखो, टाइम टेबल जो होता है ना, हम लोग बहुत देखते हैं कि यूट्यूब में लोग बड़े बड़े टाइम टेबल डाल देते हैं कि आप ये टाइम टेबल फॉलो करो तो टॉप करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे बच्चे अगर एक ही टाइम टेबल फॉलो करने लगेंगे, तो इसका मतलब सबका रूटीन तो सेम हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। आप अपने हिसाब से, आप किस टाइम पे उठते हो, है ना, घर में किस टाइप में खाना बनता है, किस टाइम आप लोग के घर में टीवी चलता है, तो इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को नोटिस करके आप अपना टाइम टेबल बनाइए, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो सके और उस टाइम टेबल को आप अच्छे से फॉलो कर सके। मेन रहता है फॉलो करना। टाइम टेबल तो कोई भी बच्चा बना लेता है, लेकिन जो बच्चा उसको फॉलो करता है ना, वही बच्चा आगे जीवन में सक्सेस कर पाता है। क्योंकि टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है। एक दिन आपको लगेगा चलो आज तो मैं बैठ गया पढ़ने, 1 घंटा मैंने पढ़ा, अगले दिन फिर बैठ गया, 2-3 दिन के बाद आप बोर होने लगोगे। आपको लगेगा कि अरे यार, आज थोड़ा सा घूमने चला जाता, आज मूवी देख लेता, आज फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने चला जाता, साइकिलिंग करने चला जाता। तो इस टाइप से हम लोग ना टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। कभी किसी रिश्तेदार के घर शादी हो जाता है, तो आपको क्या करना है कि जैसा भी आप टाइम टेबल बनाओ, उसको थोड़ा सा लचीलापन रखो। लचीलापन यानी कि थोड़ा सा टाइम आगे पीछे कर लो। जैसे कि मान लो अगर आपने 9 से 10 वाला पढ़ने का टाइम रखा है, तो उस दिन अगर शादी फंस गया, तो ये नहीं है कि शादी छोड़ दिया। 9th में तो एकदम पागल टाइप से तो नहीं पढ़ना है कि एकदम भैया मैं एकदम शादी भी नहीं जाऊंगा, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी नहीं निभाऊंगा, मेरे को बस पढ़ना है तो पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है। आप क्या कीजिएगा कि 9 से 10 ठीक है पार्टी अटेंड कर लीजिए, लेकिन 1 घंटा आपको पढ़ना था ना, वो आप 10 से 11 आज पढ़िए। यानी ये नहीं कि छोड़ दिए, आज पार्टी अटेंड किया तो पढ़ाई छोड़ दी, ऐसा नहीं करना है। बस उसको टाइम को थोड़ा एक्सटेंड कर देना है। तो इस तरीके से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट की वजह से भी हमको थोड़ा सा जो 9th क्लास है वो मुश्किल लगता है।
और एक जो सबसे बड़ी रीजन है जिसको मैंने लास्ट में रखा है, ये किशोरावस्था है, एडोलेसेंस जिसको कहा जाता है। इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में प्रोनाउंस इसलिए नहीं कर पाता हूँ ना, क्योंकि मैं इसको हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, इसको लोग किशोरावस्था कहते थे। ठीक है, आप लोग देख सकते हो इसकी स्पेलिंग। इसमें होता क्या है कि बच्चा एक उम्र के बाद जब बड़ा होने लगता है, जो हमारा एक मेन स्टेज होता है उम्र का पड़ाव जो रहता है, उसको किशोरावस्था कहते हैं। उस समय में दिमाग में इतना केमिकल रिएक्शन होता है, इतना केमिकल रिएक्शन होता है ना, कि जीवन में दोबारा आपको कभी वैसा नहीं फील होगा। उस टाइम पे क्या होता है कि आपको लगेगा अरे उसने मुझे ऐसे बोल दिया, थोड़ी सी भी बात, थोड़ी सी अगर किसी ने आपको कुछ बात बोल दी ना, तो आपको लगेगा कि उसने आपकी बहुत ज्यादा बुराई कर दी है, आप उससे एकदम लड़ने चले जाओगे, क्योंकि आपके अंदर क्या बोलते हैं एकदम आग लगी रहेगा हमेशा हमेशा। आप क्या बोलते हैं चिड़चिड़ापन, है ना, चिड़चिड़ाते रहोगे लोगों से, चाहे लड़का हो या लड़की हो। बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस दिमाग में होंगे और बॉडी में भी चेंजेस होंगे। आपकी दाढ़ी निकलने लगेगी, मूछें निकलने लगेंगी, गर्ल्स में बहुत सारी चीजें चेंजेस होती हैं। ठीक है, पीरियड्स वगैरह का समस्या उनको आने लगता है। वैसे तो आजकल जो पीरियड्स है, मैं इस बारे में इसलिए खुल के बात कर रहा हूँ क्योंकि देखो खुल के बात करना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर हम लोग सोचेंगे ना कि नहीं सर ये सब शर्माने वाली चीजें हैं, ये सब लोग डिस्कस नहीं कर सकते, तो बहुत दिक्कत होगा। शर्माना नहीं, कुछ चीजों को हमको डिस्कस करना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल करके दिक्कत होगा। फिर किससे डिस्कस करोगे? इसीलिए आप शुरू से डिस्कस करो इन सब चीजों को, ताकि थोड़ा सा ये सब नॉर्मलाइज हो सके। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे पीरियड्स वगैरह का दिक्कत होता है, तो उससे भी लड़कियों के दिमाग में एकदम केमिकल रिएक्शन चलते रहता है, क्योंकि शुरू में वो एकदम अजीब लगने लगता है। तो बहुत सारी चीजें बॉयज के साथ भी होती है और गर्ल्स के साथ भी होती है। तो ये जो किशोरावस्था का पड़ाव है, इसको अगर आपने धीरे से किसी तरीके से पार कर लिया, देखो ये जो है ना 8, 9, 10 इसी आसपास ये होता है मेन जो रहता है, इस टाइम में बहुत ज्यादा ये दम रहेगा, आपको एकदम लड़ने के लिए उत्तेजित करेगा। अगर आपके मम्मी पापा आपको कुछ भी बोल दिया, तो तुरंत आप एकदम बोलोगे नहीं ये एकदम गलत बोल रहे हैं, मुझे तो भैया ये करना है तो करना है, मम्मी पापा जो बोल रहे हैं वो एकदम गलत ही है, चाहे वो कितना सही रहे, आप उनको गलत ही लगेंगे उस टाइम आपको। ठीक है, तो ये वाला पड़ाव आपको पार करना है, और ये जो होता है 9th में बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए हमको थोड़ा सा वहां पर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। 9th में लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और फिर जब 10th में पहुंच जाते हैं थोड़ा सा उस चीज की आदत हो जाता है, तो इस वजह से वहां पर थोड़ा कंट्रोल आता है। तो ये 2-3 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं जो बच्चों को ध्यान में रखनी है। और मुझे नहीं लगता कि 9th बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ, थोड़ा सिलेबस इंक्रीज हो जाता है, उसको एक हिसाब से बढ़ाना चाहिए था। वैसे तो इस साल 2023-24 में जो है ना एनसीईआरटी ने अपने बुक से बहुत ज्यादा सिलेबस को रिड्यूस किया है, जो बहुत अच्छी बात है कि 8th के बाद बच्चों का जो सिलेबस जो एकदम बहुत ज्यादा हाई हो जा रहा था, 3 गुना 4 गुना बढ़ जा रहा था, वो थोड़ा सा लिमिटेड में ही बढ़ेगा, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो आपको एकदम टाइम मैनेज करना है, जो चीज मैंने आपको दिखाई बताई अभी ध्यान रखना। दूसरा, अपने मन को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि किशोरावस्था में मन बहुत ज्यादा इधर उधर भटकता है। आप कंट्रोल में नहीं रहोगे तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। मन कंट्रोल में कीजिए, मोबाइल थोड़ा सा कम चलाइए, टाइम मैनेज कीजिए, और उसके बाद आपका देखना 9th जो है वो बाकी क्लास से भी आसान लगने लगेगा। बाकी बहुत जल्द मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ मैथ्स का, उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।